अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी देख लें। आपके पास अब तक हम दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं, वेपोरेशन और वेपर प्रेशर। जो कॉन्सेप्ट वहां पर मॉलिक्यूलर लेवल पे सीखे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड हमने डिस्कस करनी है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों साथ ही लेके चलूंगा। पहले हम बॉइलिंग पॉइंट को समझ रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल होना। आपने घर पे अंडे बॉईल किए होंगे, पानी बॉईल किया होगा, और भी कोई चीज आपने बॉईल करने रखी होगी, तो बेसिक मकसद क्या है वहां पर? आप वहां टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो कभी आपने अगर आलू बॉईल किए हों, अंडे तो एग्जांपल दे दी, अंडे बॉईल किए हों, या सिंपल नहाने के लिए पानी को गर्म किया हो, गर्म करते वक्त बॉईल हो गया हो, तो सबके लिए बेसिकली आपने टेम्परेचर बढ़ाया। एक बर्तन में पानी रखा और फिर नीचे आपने चूल्हा खोल दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आग नीचे जल गई। अब वो जो नीचे आग जली हुई है, बेसिकली आपके पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। वो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेट सपोज यहाँ पर मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ, इसमें आपके पास ये पानी है, नीचे आपने यहाँ पर आग जला दी। अब इधर आपके टेम्परेचर राइज नीचे से होगा। स्टार्ट हमेशा जहां पर आग है वहीं से आपका टेम्परेचर स्टार्ट होता है। तो जब आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो नीचे से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। पहले ये वाली लाइन गर्म होगी, फिर ये वाली लाइन गर्म होगी, फिर ये वाली लाइन, फिर इस तरह से टॉप वाली लेयर गर्म हो जाएगी। अगर हम इस तरह से स्टडी करें कि ये पानी लेयर बाय लेयर है, मॉलिक्यूल्स लेयर बाय लेयर है, तो यहाँ पर आपके पास लेयर बाय लेयर मॉलिक्यूल ट्रेवल करेगा। जब आपके टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पर आएगा, फिर यही मॉलिक्यूल अगली लेयर में आएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये आपका मॉलिक्यूल अपनी जगह पे ऊपर आता जाएगा, और एक वक्त आएगा कि लिक्विड लेयर से बाहर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल भी है, या इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जब आपके पास, फॉर एग्जांपल, ये आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं, घर पे जाएं, एक देशकी में पानी भरें, नीचे चूल्हा जलाएं, आग जला दें, तो आप देखेंगे कि एक बारीक सा आपको बबल नजर आएगा। उर्दू में जिसको हम बुलबुला कहते हैं। तो अक्सर छोटे बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रॉ में पी रहे होते हैं कोई भी जूस या पानी, तो हवा फूंक मारते हैं बुलबुले फुलाने के लिए। तो आप ये काम देख सकते हैं। दिल चाहे तो एक स्ट्रॉ ले जाएं और आप भी ये हरकतें कर लें। तो बहरहाल आपने यहाँ पर जब ऑब्जर्व करना है, एक बबल आपको थोड़े देर के बाद नजर आएगा। नीचे आग जली हुई है, जब आपने आग जलाई तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बाद, जब भी, डिपेंड कर रहा है कि आपकी आग की कितनी इंटेंसिटी है और कितनी फ्लेम पे आपने इसको ऑन किया हुआ है, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे आपको नीचे बुलबुले बनते हुए दिखाई देंगे, बबल्स छोटे छोटे बारीक से बनते हुए दिखाई देंगे। और आप उन बबल्स को अगर ऑब्जर्व करें तो थोड़ी देर के बाद ये बबल्स ऊपर ट्रैवल करेंगे, और एकदम से यहाँ पर जब बबल पहुंचेगा तो फट जाएगा, बबल बर्स्ट हो जाएगा। जैसा टायर बर्स्ट होता है, फटता है, उसी तरीके से जब तक ये लिक्विड में है, तो अब ये जैसे ही लिक्विड से बाहर आएगा तो आपका बबल बर्स्ट हो गया, फट गया। ये अब इसको हमने समझना है। जिस टेम्परेचर पे ये फिनोमिना हुआ है, बर्स्टिंग ऑफ दिस बबल, एट दैट टेम्परेचर, उस पॉइंट को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर सिर्फ एक बबल की बात नहीं हो रही। जब स्ट्रीम ऑफ बबल्स, यहाँ पर अगर एक गाड़ी सिर्फ चल रही है तो ट्रैफिक जैम नहीं होता, लेकिन जब हजारों गाड़ियां चल रही हैं और रुक गई हैं तो ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो एक बबल के ऊपर उठने से आप ये नहीं कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया। जब स्ट्रीम ऑफ बबल्स उठना शुरू हो जाए तो आप कहेंगे कि अब बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया। तो यहाँ पर आपकी किताब के ऊपर अगर आते हैं, किताब के हवाले से बात कर रहे हैं, तो किताब में आपके सबसे पहले डेफिनेशन इसकी बताई हुई है, टेम्परेचर वो जिसपे वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको समझने के लिए आप पिछले वेपर प्रेशर पे आ जाएं। आपकी एग्जांपल यहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने बताई थी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब पानी आप उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो उसका वेपर प्रेशर 4.58 मिलीमीटर यानी mmHg था। और जब आप उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाएंगे उसी पानी को, तो उसका प्रेशर, वेपर प्रेशर 760 mmHg हो जाएगा। और गैसेस में आपने पढ़ा था 760 mmHg बेसिकली 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है।
760 mm आपके पास उसके बराबर होता है 760 टॉर के, और 760 टॉर मैंने पढ़ाया था कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो जब मेरे पास वेपर प्रेशर इस लिक्विड का, अब इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हम समझ लें, जब भी किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ में फिलहाल 180 एम है नॉर्मली एट सी लेवल। तो आपका 180 एम जब अचीव हो जाएगा और वो बराबर होगा उसके वेपर प्रेशर के, तो उस पॉइंट को आप कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन आपने समझ ली, एक किताब वाली, किताब ने क्या कहा है कि वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है। और दूसरी डेफिनेशन मैंने बताया, जब आपके पास यहाँ पर लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रीम ऑफ बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा इनटू वेपर्स या इनटू गैसेस, तो उस स्ट्रीम ऑफ वेपर्स जब जनरेट होंगे जिस टेम्परेचर पे, उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। दोनों बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन सबसे एक्यूरेट कौन सी है? वेपर प्रेशर वाली। वेपर प्रेशर क्यों? क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर मैंने कहा एट सी लेवल होता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा। आप किसी पहाड़ी इलाके में चले जाएं, वहां पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, वजह उसकी है कि वहां पर प्रेशर कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास नॉर्मली 1 है अभी इस वक्त कराची में जहाँ आप बैठे, लेकिन वहीं पे आप गिलगित चले जाएं या आप किसी पहाड़ी इलाके और चले जाएं, पहाड़ पे चढ़ जाएं, तो वहां पर आपका प्रेशर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा वहां पर वेपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, आपसे यहाँ पर क्या डिफाइन किया है कि मेरे पास जब वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो अगर मैं कह रहा हूँ ये वेपर प्रेशर है, जब ये बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो आपका वो बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कहीं किसी इलाके में होगा, तो ऑब्वियसली वहां पर वेपर प्रेशर भी हमें कम ही चाहिए होगा। ये बात समझ आ रही है? जहां पर आपके पास 760 mmHg के बजाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए लेट सपोज 700 mmHg, तो मुझे वेपर प्रेशर भी 700 चाहिए बजाय 760 के। तो डेफिनेशन तो सिंपल सी है कि आपके पास बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर कौन सा है? लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, वो प्रेशर जो लिक्विड, प्योर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अप्लाई कर रहे हैं उस लिक्विड के ऊपर। तो अगर यहाँ पर मैंने इथाइल अल्कोहल रखा है, तो इथाइल अल्कोहल के वेपर्स, इथाइल अल्कोहल की गैसेस उस लिक्विड पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ये सिंपल सा आपके पास डिफाइन कर दिया। एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि लिक्विड आपके पास एक तो है कि खुद ही बबल में कन्वर्ट हो गया, जिसको आप इवेपोरेशन कहते हैं, पड़े पड़े खुद ही आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। एक है कि आपके पास एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ पर बबल जनरेट हुआ और वो ऊपर ऐसा ऐसा आके सरफेस पे आके फट गया, बर्स्ट हो गया। तो जो बबल जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे जनरेट हुआ है, उस बबल की जनरेशन, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यही आपके यहाँ पर एग्जांपल में भी बताया हुआ एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो एक्सप्लेनेशन में यही सारी बातें बताई हुई हैं। अब आपके पास जब जो बबल है उसकी अब मैं थोड़ी सी और डिटेल बता रहा हूँ, किताब ने मेरे ख्याल से बताया या नहीं। बहरहाल बबल आपके पास कब बनेगा? बबल का मतलब क्या है? खाली जगह। आप जब किसी भरे ग्लास के अंदर स्ट्रॉ डाल के फूंक मारते हैं, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आप हवा उस लिक्विड के बीच में डाल रहे हैं। अब वहां तो आप हवा उसके अंदर डाल रहे हैं, यहाँ तो हवा थी नहीं। आपकी देशकी के अंदर हवा थोड़ी भरी हुई थी, आपकी देशकी के अंदर सिर्फ पानी था। लेकिन पानी को जो आपने टेम्परेचर बढ़ाया उसका, तो आप देखेंगे कि बबल खुद ही ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। वो ऑटोमेटिकली जनरेट कैसे हुआ? आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, दो लोग हैं, दोनों का हाथ मैंने फॉर एग्जांपल कहा है कि पकड़ के रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब दोनों ने हाथ पकड़ के रखा है, लेकिन नीचे आग जला दें तो क्या होगा? जब तक वो बर्दाश्त कर सकते हैं तब तक तो वो आग का हीट बर्दाश्त कर लेंगे। एक पॉइंट आएगा वो हाथ छोड़ देंगे। जब उन्होंने हाथ छोड़ दिया, यानी कि मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को जिस फोर्स से पकड़ के रखा था, दोनों ने एक दूसरे को दूर कर दिया, छोड़ दिया, तो बीच में जो जगह थी वो जनरेट हुई। वो जो जगह जनरेट हुई वो इन द फॉर्म ऑफ बबल होगी।
और जब जगह जनरेट हुई यानी कि मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर हो गया, तो मैंने ये भी आपको बताया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में सिर्फ फर्क उनके दरमियान के डिस्टेंस का है। गैस लें, उनके दरमियान डिस्टेंस कम कर दें, वो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड लें, उनके दरमियान का डिस्टेंस कम कर दें, वो सॉलिड बन जाएगा। तो अगर मेरे पास लिक्विड है, उसके दरमियान का डिस्टेंस मैं बढ़ा दूं, तो लिक्विड कन्वर्ट किस में हो जाएगा? गैस में। अब गैस तो कन्वर्ट हो गई, लेकिन गैस अंदर ट्रैप हो गई। तो जब गैस अंदर फंस गई है, आप फॉर एग्जांपल किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहां पर आपको आपकी जुबान कोई नहीं बोलता, आपको कोई समझ नहीं सकता, तो आप वहां पर जाके क्या फील करेंगे? आप अकेला फील करेंगे, आप कहेंगे कि मेरी जगह है ही नहीं। आप अभी इस वक्त पाकिस्तान में हैं, आपको उर्दू बोलना आती है, चले आपको अंग्रेजी भी बोलना आती है। आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहाँ पे लोगों को ये दोनों ही ना बोलना आता हो, वहाँ क्या करेंगे? वहां पर आप ऐसे लोगों को तलाश करेंगे जो आपकी जुबान बोल सकते हैं। तो ये भी क्या करेगा, ये बेचारा अब गैस में कन्वर्ट हो गया, तो गैस की जगह लिक्विड के दरमियान तो है ही नहीं। तो जिस तरह से आपके पास आपकी जुबान बोलने वाले दूसरी जुबान बोलने वाले लोगों के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो बात करेंगे तो दोनों को समझ ही नहीं आएगी। तो वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो उनकी जुबान बोल सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल गैस में जब कन्वर्ट होगा, तो क्या करेगा? ऑब्वियसली गैस के पास जाएगा। और क्योंकि गैस इज लाइटर देन लिक्विड, तो गैस ऊपर उठते उठते एक वक्त आता है सरफेस पे आता है, और सरफेस पे आके यहाँ पर फट जाता है। फटने का मतलब क्या है? अब वो फ्री हो गया फ्रॉम द लिक्विड। आपके यहाँ पर क्लास में अगर लेट सपोज कोई चूहा या बिल्ली कुत्ता कुछ भी आ जाए और आप सब भागेंगे दरवाजे से बाहर, तो जो दरवाजे के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ होगा, पीछे से धक्का जो लगेगा, वो आराम से दरवाजे से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि वो मुंह के बल नीचे गिरेगा। तो ये भी बबल एकदम से ऊपर उठेगा और ऊपर आके फट जाएगा। तो फटता बेसिकली नहीं है, वो लिक्विड को छोड़ के गैस में जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि बबल फट गया है, तो बबल तो फटता ही है, लेकिन बेसिकली आपका लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। और गैस क्योंकि नीचे रहता है, वजह उसकी क्या है? हीट मिल ही नीचे से रही है। अगर हम ऊपर से हीट करते तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते, लेकिन हम गर्म कर ही नीचे से रहे, तो नीचे से ही मॉलिक्यूल ऊपर उठ के जाएगा। यही सारी बातें थोड़ा तमीजदार तरीके से एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई हैं। तो इसको आपने किताब से प्रॉपर उसी तरीके से पढ़ना है, जो मैंने अभी सारी बातें बताई वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब हमारे फैक्टर्स कौन कौन से, कैसा हुआ क्यों, आखिर आपके पास जो बबल है वो ऊपर उड़ के क्यों गया, या जो आपके पास यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वजह क्या थी होने की। तो सबसे पहला जो आपके पास फैक्टर है वो तो सिंपल सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेफिनेशन से वाजे। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होगा, यानी कि 760 mmHg होगा, तो वेपर प्रेशर भी 760 mmHg होना चाहिए। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो वेपर प्रेशर भी उसके मुताबिक कम होगा, उतना ही होगा। लेकिन अगर वेपर प्रेशर आपके पास लेट सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं पे 750 है, तो वेपर प्रेशर भी जब तक 750 नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट नहीं अचीव होगा। आप मरी में चले जाते हैं और मरी के अंदर आपको सांस नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि आपका वेपर प्रेशर तो नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है। अब मरी में या इस जगह के पहाड़ी इलाकों में आपको अगर पानी बॉईल करना है, तो वहां पर आपका वेपर प्रेशर उतना होगा जितना वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तब जाके पानी बॉईल हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कब अचीव होगा? जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर के। एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। किसी ऐसे इलाके में जाए जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो आपका वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, फैक्टर है एक। और यही सारी चीजें बताई हुई हैं। अब आपके यहाँ पर टाइप्स ऑफ लिक्विड के हवाले से बताया है कि नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, ये तो आपका क्लियर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट आपका फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लियर हो गया कि आपके पास जो प्रेशर कुकर एग्जांपल मैं इसकी देना भूल गया। प्रेशर कुकर में क्या होता है, आप पानी को पकड़ के रखते हैं, बॉईल नहीं होने देते। आप फॉर एग्जांपल खाना पका रहे हैं, लेट सपोज आप कोई अंडा बॉईल करते हैं, चलें आलू पका लेते हैं। क्लास में बैठे बैठे हम दिमाग में आलू पका रहे हैं, फिर उसके बाद आप घर पे जाके खा भी लीजिएगा। आपने आलू पकाने के लिए रखे, अब आलू पकाने के लिए मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता होगा, 15 से 20 मिनट तो लगते ही हैं बॉईल होने में। अगर आप उसको नॉर्मल जैसे बॉईल करते हैं 15 से 20 मिनट में लगेंगे, और आपका पानी कम होता रहेगा। आपको पानी वापस डालना पड़ेगा ताकि लेवल मेंटेन हो, वरना आधा आलू बॉईल हो जाएगा, आधा कच्चा रह जाएगा। लेकिन आप उसे प्रेशर कुकर में डालते हैं,
तो आपके 5 मिनट के अंदर आलू बॉईल भी हो जाता है। और पानी आपके पास जितना डाला था, अगर आप उस प्रेशर कुकर को ओपन ना करें और उसे स्लोली कूल डाउन होने दें, तो पानी उतना ही रहेगा, हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए। तो अगर हम उसको कूल डाउन होने दें और 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ते बाद निकालें, तो पानी का लेवल वही रहेगा। वो एक अलग एडवांस लेवल पे आपकी हो जाती है एग्जाम्पल। दिल चाहे घर पे एक इजाफी एक्स्ट्रा कुकर पड़ा हो, तो उस प्रेशर कुकर पे ये एक्सपेरिमेंट करके देख लें। लेकिन जब आपके प्रेशर कुकर में कोई चीज प्रेशराइज्ड वे में बॉईल हो रही है, तो हम क्या करते हैं, पानी को इवेपोरेट होने नहीं देते, पानी को हम पकड़ के रखते हैं। तो प्रेशर जितना हमने अंदर डेवलप किया होता है, प्रेशर कुकर बहुत ज्यादा डेवलप कर देते हैं। प्रेशर कुकर का मतलब ही क्या है, वहां पे प्रेशर ज्यादा डेवलप करना है। तो जितना ज्यादा प्रेशर अब प्रेशर कुकर के लिए, उसके अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर ही कहलाएगा। और उसके अंदर जो लिक्विड है पानी, उसको आपको बराबर करने के लिए जाहिर है ज्यादा वेपर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रेशर कुकर में हम अपने पानी को या किसी भी लिक्विड को पकड़ के रखते हैं, उसका प्रेशर वेपर प्रेशर बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपकी चीजें जल्दी बॉईल हो जाती हैं। तो ये आपकी सिंपल सी एग्जांपल है, जिसमें आपको यहाँ पर ये सारी चीजें बताई हुई हैं। बहरहाल ये आपके पास प्रेशर कुकर वाली एग्जांपल आ गई। अब नेक्स्ट आपके पास फैक्टर है नेचर। नेचर क्या है लिक्विड्स की, सब अभी हटा दें। दो नेचर है बस, पोलर नॉन पोलर। अब वो लिक्विड आपके पास अच्छा है बुरा है, पानी है अल्कोहल है क्या है, सब छोड़ दें। दो टाइप है, पोलर नॉन पोलर। पोलर का मतलब क्या है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, जैसे कि वाटर। और नॉन पोलर का मतलब क्या है, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ना हो, नहीं हो वहां पे। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल हो गया, या और इस तरीके से आपके पास हो गए एसीटोन पेट्रोल, ये सारे नॉन पोलर कहलाए जाते हैं। अब नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड में अगर पानी है, तो बेटा पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। ये और आप बना लें, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन वहीं पे आपके पास नॉन पोलर है, उनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अब नीचे से जब आप इसको हीट देंगे, तो पहले ये अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करेगा, और फिर उसके बाद एक मॉलिक्यूल फ्री होके बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ हीट दें और फौरन आपका मॉलिक्यूल बाहर निकल आएगा। यहाँ पर आपको जरूरत ही नहीं है इतनी ज्यादा हीट देने की। यहाँ दो काम एक साथ करने, डबल मेहनत है। पहले आपके बीच में ये बॉन्ड ब्रेक होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, फिर उसके बाद टेम्परेचर इसको गर्म करेगा, एनर्जी काइनेटिक बढ़ाएगा और ये बाहर भागेंगे। इधर सिर्फ टेम्परेचर दिया है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और ये बाहर भाग गया। ये आपने वेपर प्रेशर में ही पढ़ा था। तो यहाँ पर नेचर ऑफ लिक्विड भी डिपेंड करता है। जो आपके पोलर हैं उनके पास ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये देर से अचीव होता है, यानी कि इनका ज्यादा होता है। और जो दूसरे हैं नॉन पोलर, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जल्दी अचीव हो जाता है। इसके मुताबिक आपकी किताब ने एक चार्ट बना के दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, टेबल बना के दिया हुआ है। पोलर और नॉन पोलर दिखा रहा हूँ। डाई इथाइल ईथर या इथाइल अल्कोहल, ये आपके नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, नॉन पोलर लिक्विड्स हैं। और जो वाटर है ये आपका पोलर है। बाकियों पे कंपेयर नहीं कर रहे, बाकी वो और भी डिफरेंट है। हम शुरू के तीन की कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे वाटर क्योंकि पोलर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और दूसरा क्योंकि नॉन पोलर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। पहले और दूसरों का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो आपके पास ये टेबल सिंपल सा है, जो कि आपको वाजे बता रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट आपके नॉन पोलर का कम होता है और पोलर का ज्यादा होता है, पोलर लिक्विड्स का। यही सारी बातें आपकी इधर भी बताई हुई हैं। आगे आ जाए, लास्ट आपके पास फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो इधर मैं कवर कर चुका हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्योंकि पोलर लिक्विड्स के अंदर मौजूद है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नॉन पोलर के अंदर नहीं है, और है भी तो ना होने के बराबर है। तो इस वजह से जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हैं, उनमें बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो यही बात आपके यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में लिखी हुई है। जिनके पास ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और जिनके पास कम है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अच्छा, यहाँ पर यहाँ एक और जुमला लिखा हुआ है, बिकॉज सच लिक्विड अटेन अ लेवल ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर एट हाई टेम्परेचर। जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं, क्योंकि इनको वेपर प्रेशर अचीव करने में टाइम लगेगा,
पहले इनके दरमियान की फोर्सेस ब्रेक होंगी, फिर ये वेपर बनेंगे, फिर वेपर बनने के बाद ये प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो इस वजह से, क्योंकि इतना लंबा अरसा इन्होंने ये काम करना है, इतना लंबा अरसा इन्होंने ये ड्यूटी देनी है, तो रिटायर होने के बाद वापस जब ये आएंगे तो इनका टेम्परेचर ज्यादा ही बड़ा होगा। तो ये आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। तो तीन आपने फैक्टर्स इसके सीखे। पहला आपके पास है इनके ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दूसरा आपने पढ़ा इनके दरमियान के जो नेचर है, पोलर है या नॉन पोलर, और तीसरा आपके पास इसका क्यों के डेफिनेशन के मुताबिक जो आपने सीखा एटमॉस्फेरिक बराबर होना चाहिए वेपर प्रेशर के। तो तीसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये चेंज होता रहता है जैसे जैसे आप अपनी पूरी दुनिया में आगे पीछे जाएंगे। तो बहरहाल ये आपका सिंपल सा टॉपिक था बॉइलिंग पॉइंट। पहले यहाँ तक अगर किसी कंफ्यूजन तो डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद हम फ्रीजिंग पॉइंट पे आ रहे हैं। चले बेटा अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं, फ्रीजिंग पॉइंट। जिस तरह से बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ा उसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट है, उसी का अपोजिट फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, नाम जैसे वहां पर बॉइलिंग पॉइंट बॉयल होना था, अब फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब फ्रीज होना है। आप अपने पानी को जब चूल्हे पे रखते हैं, नीचे आग जलाते हैं, तो आपके पास पानी लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। वही पानी अगर आप फ्रीजर में डाल दें, फ्रीजर का नाम क्यों फ्रीजर है, क्योंकि वो पानी को फ्रीज करता है। वहीं पे आप फ्रीजर में डाल दें पानी को, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। एक जगह पे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, दूसरी जगह पे आप टेम्परेचर कम करेंगे। तो जब आप टेम्परेचर कम करते हैं, एक जगह पर आपने टेम्परेचर बढ़ाया यानी हाई टेम्परेचर दिया, दूसरी जगह पर आप टेम्परेचर कम करेंगे, तो एक वक्त आएगा कि लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा इनटू सॉलिड। तो वो पॉइंट जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है सॉलिड में, उस पॉइंट को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। पानी की मिसाल अगर लेते हैं तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कभी घर पे आपने फ्रीजर में बर्फ जमाने के लिए रखा हो पानी को, तो कभी ऐसा आता है वक्त कि आप अपने फ्रीजर को खोलते हैं और पानी अभी पूरा जमा नहीं होता, ऊपर हल्की सी लेयर आई हुई होती है बर्फ की। वो बर्फ आप अगर हाथ में पकड़े तो फौरन पिघल जाएगी। वो जो बर्फ जिस टेम्परेचर पे होती है, उस टेम्परेचर को अगर आप रीड करें थर्मामीटर से, वो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास पानी कन्वर्ट होता है सॉलिड में, और जब कोई भी लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड में तो उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। उसके लिए हमें टेम्परेचर कम करना पड़ता है। अब बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या कह रहे थे कि जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और आपके जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होगा गैस में, तो उस पे आप कहेंगे कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट अचीव हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट भी उसी तरीके से, फ्रीजिंग पॉइंट आपकी किताब ने डिफाइन किया हुआ है कि वो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, अब यहाँ पर लिक्विड स्टेट की बात हो रही है, वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट का बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर वैसे यहाँ पर एक सही बात नहीं बैठती, लेकिन आपकी किताब ने कहा हुआ है, तो आपको फिलहाल किताब को ही सामने रखना है। किताब को ही जो उन्होंने कहा है वो आप एग्जाम में लिख के आएंगे, डिफाइन उसी तरीके से करेंगे। लेकिन अभी इसके कॉन्सेप्ट में दोबारा आपको क्लियर करूंगा, पहले डेफिनेशन किताब वाली पढ़ रहे हैं। तो आपके पास उस पॉइंट को कहा जाता है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है। तो वो भी आपका टेम्परेचर जिसमें आपने एक तो अपना टेम्परेचर लो किया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए सॉलिड के वेपर प्रेशर से। पहले क्या था बॉइलिंग पॉइंट में, लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। लेकिन अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है सॉलिड के वेपर प्रेशर के। तो सॉलिड का वेपर प्रेशर एक अलग चीज है, उस लेवल पे अभी आप आए नहीं है, तो मैं उसकी एग्जांपल नहीं दे रहा। बस आपने ये डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से याद करनी है। तो आपकी डेफिनेशन के मुताबिक जब ये बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर को आप कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो बहरहाल अब ये जो टेम्परेचर आपका होता है, मैंने आपको एग्जांपल दी, फ्रीजर से आप पानी निकालें, उसमें आप देखेंगे ये अगर लिक्विड लेट सपोज है, ये दोबारा आपने बर्तन लिया, उसमें पानी भरा, तो इसके ऊपर एक लेयर बारीक सी आ जाएगी। ये जो बारीक सी लेयर होगी ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको मिलेगी। किसी तरीके थर्मामीटर डाल के मेजर कर लें इस टेम्परेचर पे। ये तो टेम्परेचर मैंने बता दिया फ्रीजिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पे क्या होता है, आपका जो लिक्विड है उसका मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है सॉलिड में। सॉलिड का मतलब क्या है, अगर मेरे पास दो लिक्विड हैं दूर दूर हैं, तो दोनों करीब आ जाएंगे,
और जब आपके पास मॉलिक्यूल के दरमियान का डिस्टेंस कम हो जाता है, तो अगर गैसेस हैं कम कर दें लिक्विड बन जाएंगे, लिक्विड हैं और कम कर दें सॉलिड बन जाएंगे, तो ये आपके सॉलिड बन जाते हैं। तो इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे आपके पास लिक्विड और सॉलिड दोनों एग्जिस्ट करते हैं एट अ टाइम। तो इस जुमले को, ये जो मैंने कहा, इसको हम एक अल्फाज में बंद करते हैं, इट इज कॉल्ड को एग्जिस्टेंस। तो आपके लिक्विड और सॉलिड जिस पॉइंट पे को एग्जिस्ट करते हैं उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट था, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, उसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर आपकी एक्सप्लेनेशन यही सारी किताब ने अलबत्ता दे रखी है जो मैंने अभी आपको बताया। एक यहाँ पर वर्ड है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, फिजिक्स में पढ़ लिया ये। तो बहरहाल आपने फिजिक्स के अंदर ये दोनों पॉइंट्स पढ़ रखे हैं, एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल फिजिक्स की फॉर्म में मैं दे रहा हूँ। फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा हो तो किताब आपने फॉर एग्जांपल टेबल पे रखी है, तो टेबल के ऊपर जो किताब रखी है, लेट्स सपोज ये आपकी टेबल है, इस टेबल पे आपने ये जो बुक रखी होगी, तो इस बुक के ऊपर ये जो बुक है अपने वेट से फोर्स लगा रही है, ये वेट एक इटसेल्फ फोर्स है, और जो टेबल है उसके रिएक्शन में एक फोर्स लगा रही है। टेबल भी अपनी जगह पड़ी हुई है, बुक भी अपनी जगह पड़ी हुई है, दोनों अपनी जगह पे, लेकिन दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और इनका दोनों का इफेक्ट नेट फोर्स जीरो है। ये कहलाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब हमारे मॉलिक्यूल्स के हर वक्त मूव कर रहे हैं। लेट सपोज लास्ट क्लास में शायद एग्जांपल दी होगी, दो लोग हैं मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, दोनों सेम स्पीड से जब तक नहीं चलाएंगे तब तक वो आपस में बात नहीं कर सकते। तो दोनों अगर सेम स्पीड से चला रहे हैं, जब यहाँ पर था दूसरा इंसान भी यहाँ पे था, उनके दरमियान आपस में बातें एक्सचेंज हो रही थी, वो बात कर पा रहे थे। लेकिन अगर एक यहाँ पर आया और दूसरा आगे निकल गया, अब वो बेशक बोलता रहे, उसकी आवाज यहाँ तक जाएगी नहीं कभी। तो आपके जब भी कोई चीज मूव हो रही है और वो दोनों एट द सेम पोजीशन पे मूव हो रहे हैं, लेट सपोज मैं अभी जो एग्जांपल दे रहा हूँ वही, क्या आपके मोटरसाइकिल पे दो लोग जा रहे हैं, इवन गाड़ी में दो लोग जा रहे हैं, तो दोनों जब सेम स्पीड में बात कर रहे होंगे, सेम स्पीड पे चल रहे होंगे, तो दोनों आराम से बातें भी कर सकते हैं। बात करने का मतलब वेव, साउंड वेव्स उनकी आपस में एक्सचेंज हो पा रही हैं। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि आपके पास लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड में और सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, और आपको लग ऐसा रहा होगा कि एट दिस टेम्परेचर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और दोनों इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम का मतलब आपको दूर से लग रहा है कि मेरे पास जो लिक्विड है वो सारा का सारा सॉलिड बन रहा है और सॉलिड सारा का सारा लिक्विड बन रहा है, और अब कुछ भी नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल जो मोटरसाइकिल में लोग बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, उन्हें लग नहीं रहा कि वो दूसरा इंसान भी मूव कर रहा है। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपके बराबर में गाड़ी में आपके बहन या भाई कोई भी बैठे हुए हैं, तो आपको लग नहीं रहा कि आपके बराबर में जो इंसान बैठे हैं वो भी मूव कर रहे हैं, आपके लिए वो रुके हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो भी मूव कर रहे हैं। अगर आपको गाड़ी से निकाल के फेंक दिया जाए, अगर गलती से कोई फेंक दे, गिरा दे, तो आपको चोट आ जाएगी बहुत बुरी। क्यों? क्योंकि आप उसी स्पीड से मूव कर रहे थे जिस स्पीड से गाड़ी मूव कर रही थी। तो डायनेमिक और स्टैटिक में फर्क ये है कि मेरे पास स्टैटिक में चीज रुकी हुई है और डायनेमिक में चीज मूव हो रही है। लेकिन रुकी हुई हो या आपकी मूव हो रही हो, दोनों में जो आपके पास स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहता है, यानी कि नो लॉस नो गेन। आपके पास सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, नेट फोर्स, नेट इक्वेशन जीरो है। आपके यहाँ पर बुक अपनी फोर्स लगा रही है, टेबल अपनी फोर्स लगा रही है, नेट फोर्स जीरो है। तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट डिटेल आपने फिजिक्स में पढ़ी हुई है। तो सिर्फ यहाँ पर जो जुमला लिखा हुआ है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वो मुझे आपको समझाना था। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास मॉलिक्यूल्स क्योंकि हर वक्त मूव होते रहते हैं, कोई मॉलिक्यूल ठहरा हुआ तो है नहीं, ये मॉलिक्यूल हर वक्त मूव होता है, वो आपको दिखाई देगा। तो जब भी मॉलिक्यूल मूव होता है और उनके दरमियान इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए, तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट को हम क्या कहेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये एक जुमला था, ये एक वर्ड था जो कि आप अगर याद करेंगे तो आपको ट्रबल कर सकता है। बहरहाल ये आपके डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन मैंने पूरी समझा दी। अब फैक्टर्स पे आते हैं। दो फैक्टर हैं, टेम्परेचर और दूसरा आपके पास है जो इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। टेम्परेचर अगर कम आप करेंगे, पोलर और नॉन पोलर की मिसाल ले लेते हैं, लेट सपोज यहाँ पर आपकी शायद उसी तरीके से दी होंगी। तो मेरे पास अगर पोलर और नॉन पोलर है,
दोनों एक साथ समझा रहा हूँ। पोलर के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपको पता है ज्यादा होती हैं। पोलर आपके क्या हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ये आपस में लिंक्ड हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक करना होगा तो पहले अपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ये ब्रेक करेंगे और फिर उसके बाद ये अपना स्टेट चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हम टेम्परेचर कम करते हैं। टेम्परेचर कम करने का मतलब क्या है कि आप जब टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो ये बॉन्ड ब्रेक होता था, लेकिन अब आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं, फ्रीजर में रखते हैं, टेम्परेचर कम होता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो ये बॉन्ड और ज्यादा मजबूत होगा। अगर फॉर एग्जांपल 3-4 लोग हैं, उनको सर्दी लग रही है, वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे साथ साथ चलें, और कोशिश ये होती है कि एक ही रजाई एक ही कंबल में सारे घुस जाएं। लेकिन आपके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होती है। लिक्विड के बारे में आपने पीछे गैसेस में भी पढ़ा था कि आपके ठंडा जब किया जाता है, टेम्परेचर कम किया जाता है, मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो पोलर सब्सटेंस अगर होगा, पोलर सब्सटेंस का मतलब क्या है, इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी। तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो जाहिर है ये और करीब हो जाएंगे। एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी हैं, ऊपर से टेम्परेचर भी कम है, करीब से करीब होते गए। एक वक्त आएगा कि ये मॉलिक्यूल दूर थे, अब ये मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा करीब आ गए और सॉलिड बन गए। तो जब आपकी ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं, टेम्परेचर कम करने पर ये जल्दी सॉलिड में तब्दील हो जाते हैं। और ऐसे आपके मॉलिक्यूल जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है, तो ये आपके पास टेम्परेचर कम करने पर थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन ये भी जल्दी ही करीब आ जाते हैं। इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का कोई काम नहीं है नॉन पोलर सब्सटेंसेस में। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आती है, एक और फैक्टर आता है, वो किताब ने शायद जिक्र किया हुआ होगा कि आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूल जिनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है, इनको जब हम करीब करते हैं टू फॉर्म अ सॉलिड एट हाई टेम्परेचर, यहाँ हाई नहीं होगा, यहाँ जितना गलत लिखा है एट लो टेम्परेचर होगा, क्योंकि टेम्परेचर लो करते हैं तभी ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। हाई करने में तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये आपकी मिस्टेक है, इसको दुरुस्त कर लें। तो जिसकी वजह से आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट अचीव हो जाता है, और जिनका लोअर होगा ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स विद लोअर मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिडिफाई ऑन मोर लोअर टेम्परेचर, इनको और मजीद ठंडा करना पड़ता है। ये भी हो जाते हैं, करीब आ जाते हैं, ये भी आपके लिक्विड से सॉलिड में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन लेट सपोज ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी आपका फ्रीज हो जाएगा, वहीं पे अगर कोई नॉन पोलर होगा तो माइनस में जाके हो रहा होगा। उसके लिए आपकी किताब ने एक टेबल दिया हुआ है, उस पे आ जाए। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट्स बताए हुए हैं। वाटर का 0 है, लेकिन वहीं पे इथाइल अल्कोहल, पीछे आप देख रहे थे अपने बॉइलिंग पॉइंट में, तो इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम था, और अब यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है। 0 पहले आता है और -1 उसके बाद आएगा। तो -1.14 इसका डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, इथाइल अल्कोहल। तो जब लो टेम्परेचर करते हैं, एट लोअर टेम्परेचर, आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर पोलर इन नेचर, तो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे, जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएंगे। और जो नॉन पोलर हैं, टेम्परेचर कम करने पे देर से सॉलिडिफाई होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों मैंने एक साथ ही फैक्टर आपको पढ़ा दिए, टेम्परेचर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का। आपने इसको अलग अलग करना है। टेम्परेचर के लिए भी यही आपके पास कॉन्सेप्ट है। टेम्परेचर कम करने से आपके पास जो लिक्विड है अगर पोलर होगा तो वो जल्दी सॉलिड बन जाएगा, और टेम्परेचर कम करने से अगर नॉन पोलर होगा तो वो देर से सॉलिडिफाई होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्योंकि पोलर में ज्यादा होती हैं, इस वजह से ये जब टेम्परेचर कम होता है सॉलिड जल्दी बन जाते हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्योंकि नॉन पोलर में होती नहीं है, और होती में तो ना होने के बराबर होती हैं, तो इस वजह से टेम्परेचर कम होता है तो ये देर से सॉलिडिफाई होंगे। होते हैं सॉलिडिफाई सारे हैं, लेकिन देर से होते हैं। तो बहरहाल ये सिंपल सा आपके पास सारा काम है। फैक्टर्स वगैरह मैंने सारे पढ़ा दिए किताब की हद तक। तो यहाँ पर आपके मैं आज की क्लास का स्टॉप कर रहा हूँ टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे के ये तीनों जो आपके रह गए वो एक साथ पढ़ा दूंगा। अभी यहाँ तक जितना पढ़ा है उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब यहाँ पर आप लोगों के आज हम बकिया रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों को मैंने एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ तक जितना भी काम है प्रॉपर तरीके से बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके बता दिया है। डिटेल में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है।
अब आपके जो रिमेनिंग है, एक तो छोटे हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, लेकिन आपकी ये जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे के सारे गैसेस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में आपने डिफ्यूजन पढ़ लिया है, मोबिलिटी वहां पर भी आपने पढ़ा था, और डेंसिटी भी पढ़ा था। कॉन्सेप्ट यहाँ पर वही है, तो कॉन्सेप्ट वही इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर लिक्विड के ऊपर भी बात कर रहे हैं और कंपैरिजन के थ्रू समझेंगे इनकी प्रॉपर्टीज को। तो पहली प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं, डिफ्यूजन। पहली तो खैर नहीं, पांचवी है, लेकिन आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन आप लोगों ने जिस तरह गैस में पढ़ा है, कोई भी मॉलिक्यूल है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अगर ट्रैवल कर रहा है तो इस प्रॉपर्टी को, इस एबिलिटी को आप कहते हैं डिफ्यूजन। तो गैसेस में क्या था, मॉलिक्यूल, यहाँ पर मैं परफ्यूम का छिड़क रहा हूँ तो इस जगह पर परफ्यूम के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो थोड़ी देर के बाद कमरे के दूसरे कोने में जहाँ पे परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स का नामो निशान नहीं था, ये ट्रैवल करके मॉलिक्यूल्स यहाँ से वहां चले जाएंगे। उसी तरीके से डिफ्यूजन लिक्विड में भी होता है। लिक्विड में आप क्या करें, मैंने आपको ये एग्जांपल भी दी थी कि एक बर्तन लें या एक आप ग्लास लें, ग्लास के अंदर पानी डालें और इंक का एक कतरा, ब्लू या ब्लैक कोई भी इंक का कतरा डाल दें, तो आप देखेंगे कि पानी के ऊपर सरफेस पे वो इंक का ड्रॉप, हालांकि लिक्विड दोनों ही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो इंक फैलना शुरू होगी और ऊपर से नीचे की तरफ जाना, यहाँ पर ट्रैवल करना शुरू कर देगी। किताब में डायग्राम प्रॉपर बनी हुई है, लेकिन मैं वैसे ही एक दिखा रहा हूँ आपको। ये लेट सपोज एक बर्तन आपका है, आपने इंक का ड्रॉप यहाँ पर नीचे गिराया, तो पहले वो इंक के ड्रॉप्स यहाँ पर थे, आप एक ही ड्रॉप गिराएं तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इंक यहाँ पर फैलना शुरू हो गई है, और कुछ सेकंड्स या मिनट्स के बाद पूरा जो पानी है वो अपना कलर चेंज कर लेगा। ब्लू कलर डाला है तो लाइट ब्लू कलर का पानी हो जाएगा, ब्लैक डालेंगे तो ब्लैक कलर का हो जाएगा। उसी तरीके से गटर का पानी गिरा दें एक कतरा तो गटर का पानी का कलर हो जाएगा। तो वही मिसाल है कि आपका अगर पानी ग्लास में रखा हुआ है और उसमें एक कतरा गंद का, गटर के पानी का गिर जाए, आप पानी नहीं पिएंगे। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी है डिफ्यूजन। इस पानी के ग्लास में भी आपने फिल्टर्ड प्यूरिफाइड मिनरल वाटर डाल के रखा था, बस पीने ही वाले थे, और किसी ने ऊपर से कोई गंदा पानी गिरा दिया या एसी का पानी गिर गया, कि कोई भी आपके पास यहाँ पर इंसिडेंट हो गया कि आपके पानी के अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस आ गया, कोई दूसरा लिक्विड आ गया। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आपके गटर का पानी गिर गया, तो एक कतरा ही गिरा होगा। असूलन तो आप उस एक कतरे को, या एक कतरे को छोड़ें, आधा ग्लास खाली कर दें, आधा पी जाएं, लेकिन आप वो आधा ग्लास खाली करने के बावजूद बकिया आधा नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि उस थोड़े से वक्त में, बेशक एक सेकंड ही हुआ होगा, आपके पानी के अंदर दूसरा पानी जिसकी प्रॉपर्टी कुछ और है, जाहिर है पीने वाले पानी की प्रॉपर्टी कुछ और होती है और जो गंदा पानी है उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होती है, वो गंदा पानी आपका स्प्रेड हो जाएगा। ये जो स्प्रेड होता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। तो आपके पास वही मिसाल है, आपकी हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन में जाती है, तो हाईली कंसंट्रेटेड लिक्विड पार्टिकल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स आपके आए, और ये जो दूसरा लिक्विड है, फॉर एग्जांपल वाटर, ये इतना हाईली कंसंट्रेटेड नहीं है। तो जहां पे खाली जगह होगी, ये मॉलिक्यूल उस खाली जगह पर जाके फिल हो जाएगा। तो स्प्रेडिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ लिक्विड इन अनदर लिक्विड इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और किताब ने अब जो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ, एक फ्लास्क के अंदर ब्लूइंग डाली है, वो ब्लूइंग फैलना शुरू हो गई और थोड़ी देर के बाद पूरे पानी के अंदर इंक फैल रही है। ये सारी आपके पास एग्जांपल है। अब डिफ्यूजन किताब के ऊपर या नोट्स पे आ जाए। सिंपल सा, स्प्रेडिंग ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द वेसल। वेसल का मतलब क्या? कोई भी आपका कंटेनर, ग्लास हो सकता है या आपके पास और भी बर्तन हो सकता है। तो लिक्विड आपके पास गैसेस से स्लो है, लिक्विड की डिफ्यूजन। गैस, तो आप यहाँ पर परफ्यूम छिड़कें, आपके थोड़ी देर बाद गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। वजह उसकी क्या है? कि उनके दरमियान स्पेस इतनी ज्यादा है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि आपके आराम से गैस ट्रैवल कर लेती है। लेकिन लिक्विड और दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो उस डिस्टेंस की कमी की वजह से डिफ्यूजन भी स्लो होती है। तो आपके लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन स्लो है एज कंपेयर टू डिफ्यूजन इन गैसेस। गैसेस में जो भी आपके पार्टिकल्स हैं वो जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं, रैपिडली हो जाते हैं। लिक्विड में ऐसा नहीं होता। अब एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ वैसे,
लेकिन उसकी आप डिटेल में गहराई में जाते हैं। गहराई में यह है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है लिक्विड का, उसके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस। अब अगर मेरे पास लेट सपोज नॉन पोलर लिक्विड होंगे तो उनके दरमियान कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होगी। कोई दूसरा लिक्विड अगर आता है तो नॉन पोलर लिक्विड में आराम से चले जाएगा, क्योंकि उनके दरमियान कोई फोर्सेस नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल आराम से आ जाएगा। लेकिन पोलर लिक्विड के अंदर कोई मॉलिक्यूल आने में टाइम लगाएगा, क्योंकि उसको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। एक लाइन बनी हुई है, बनी हुई लाइन में आपको बीच में घुसना पड़ेगा। आपकी जमात के साथ सब बनी हुई है, खड़े हुए हैं नमाज के लिए, और जगह खत्म हो गई है, तो बीच में जबरदस्ती आपको जगह अपनी बनानी पड़ेगी। गाड़ी में लोग ज्यादा हो गए हैं, सब फिक्स होके बैठे हुए हैं, जितने 5 लोगों की जगह 5 के बजाय 6 बैठे हुए हैं। सातवें को अगर आना है, छोटा बच्चा है, तो उसको पहले जगह बनानी पड़ेगी, और फिर जब गाड़ी एक दो जंप खाएगी तो ऑटोमेटिकली जगह खुल जाएगी, उसके लिए जगह बनी जाएगी। तो रुकू में जाएंगे, जमात खड़ी हुई है, रुकू में जाएंगे, सजदा करेंगे, फिर वापस दूसरी रकात में खड़े होंगे, ऑटोमेटिकली एक इंसान की जगह बन जाएगी। ब्रेक करना पड़ता है, उस जगह को खोलना पड़ेगा जो आपके अभी इस वक्त बैरियर बन के सामने आई हुई है। तो नया मॉलिक्यूल जब भी आएगा किसी पोलर कंपाउंड, पोलर लिक्विड में, तो उसको जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वहां पर ज्यादा हैं। नॉन पोलर में ऐसा कुछ नहीं है, बीच में जगह है, आराम से दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर स्लाइड होते हुए आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो ये सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, वो यही सारी बातें बताई हुई है कि यहाँ पर जो लिक्विड है, उस एक जुमला यहाँ पर लिखा हुआ है क्लस्टर्स की फॉर्म में होता है। क्लस्टर्स में आपको अभी तो वैसे नहीं दिखा सकता, लेकिन क्लस्टर्स को आप लोगों ने देखा हुआ है कि मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स होता है। क्लस्टर का मतलब क्या है कि मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है, दूसरा ये मॉलिक्यूल है, इन्होंने आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है। तो ये कम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक जो शेप बनाते हैं उसको हम क्लस्टर भी कहते हैं। तो क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास नेट पे जाके सर्च करेंगे, प्रॉपर डायग्राम्स बनी हुई आ जाएंगी। बहरहाल यही पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट था, ये जुमला इंपॉर्टेंट था जो कि मैं समझाना था। तो मॉलिक्यूल लिक्विड के क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, और उनके दरमियान क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू गैसेस। अगर मैं गैस और लिक्विड के दरमियान कंपैरिजन करूं, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तभी लिक्विड आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, लेकिन ना होने के बराबर होती हैं, बहुत कम होती हैं। तो इस वजह से गैस पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। अब ये आपके जो नए पार्टिकल होंगे वो इसके बीच में, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के बीच में आएंगे, और फिर डिफ्यूज होंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाएंगे। यही सारी एक्सप्लेनेशन आपके पास बताई हुई है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे। एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताई वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी बताई हुई है। तो ये पूरा सिंपल सा टॉपिक था डिफ्यूजन का। फैक्टर्स पे बात कर रहे हैं, फैक्टर क्या है, किस वजह से डिफ्यूजन तेज होती है या स्लो होती है। एक फैक्टर तो ये मॉलिक्यूलर आपके पास नेचर हो गई, जो कि किताब में मेरे ख्याल से नहीं बताया हुआ, लेकिन इस तरह से आपकी नेचर भी है पोलर और नॉन पोलर। लेकिन किताब ने आपको एक फैक्टर बताया है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का। तो वहां पे ये जुमला आ जाता है कि एक आपके पास पोलर और एक नॉन पोलर है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आपकी पोलर में मौजूद है, नॉन पोलर में ना होने के बराबर है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जहां पर ज्यादा होंगी वहां पर डिफ्यूजन स्लो हो जाएगा, जहां पर कम होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीक होंगी, वहां डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। ये जब आपके पास बीच में कोई बैरियर नहीं है तो गाड़ी स्पीड में जा सकती है, लेकिन जैसे ही रोड में बैरियर यानी कि जंप आ गया तो आपकी गाड़ी को स्लो होना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसे ही है। तो आपके एक फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सॉलिड के अंदर अगर हम कंपेयर करवाने, किताब ने कहा सॉलिड में, तो सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं। सॉलिड ये जो लिक्विड बनाया है, अगर इसी को सॉलिड में करना होगा तो सॉलिड में यही मॉलिक्यूल इस तरीके से क्लोजली अटैच्ड होंगे। तो क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं, इस वजह से इनके दरमियान, जैसे कि सॉलिड की एग्जांपल दी है, इनके दरमियान डिफ्यूजन ना होने के बराबर होती है। डिफ्यूजन होती नहीं है, डिफ्यूजन होती है लेकिन अभी उस पर हम बात नहीं कर रहे। लिक्विड में डिफ्यूजन एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा होती है। आप एक बर्फ के ऊपर कतरा गिरा दें इंक का,
तो बर्फ आपकी उस कलर, अगर फॉर एग्जांपल आपने ब्लू कलर की गिराई है तो अब आपकी बर्फ ब्लू कलर की नहीं होगी। आप उस बर्फ को धोएंगे, उसके बाद दोबारा मुंह में डाल सकते हैं। लेकिन वहीं पे पानी में इंक गिरा दें तो अब आपकी बर्फ, तो खैर धो सकते थे, पानी को कैसे धोएंगे? पानी को पानी से ही धोएंगे ना, तो पानी कैसे धोएंगे? तो यहाँ पर आपके पास अगर इसमें कुछ चले गया, गंद चले गया, कुछ भी गिर गया, तो अब वो डिफ्यूज हो जाएगा। सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होती, इसी वजह से हम उसको धो के या इवन हाथ से साफ करके पोंछ के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी टेबल पे अगर फॉर एग्जाम्पल कचरा गिर जाए या इंक गिर जाए, आप एक पेन में इंक डाल रहे थे और वो टेबल पे गिर गई, आप क्या करेंगे? टिश्यू लेंगे, उसको वाइप आउट कर देंगे। लेकिन वहीं पे आपके पास कोई लिक्विड होता है, उस पे इंक गिरती है, आप उसको वाइप आउट कैसे करते? वाइप आउट इसी वजह से कर सकते हैं क्योंकि वहां पर वो चीज डिफ्यूज नहीं हो रही, इधर डिफ्यूज हो जाती है। तो एक फैक्टर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ गया। दूसरा है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। गाड़ी का टायर राउंड होता है तभी गाड़ी स्पीड में चल सकती है, वहीं पे अगर गाड़ी का टायर स्क्वायर हो जाता तो गाड़ी चल ही नहीं सकती थी। तो आपके शेप पे बहुत चीज मैटर करती है। अगर आपका शेप ऑफ द मॉलिक्यूल प्रॉपर होगा तो आपके जो भी लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो आराम से ट्रैवल, आराम से डिफ्यूज हो सकते हैं। अगर इररेगुलर शेप होगा, कोई मॉलिक्यूल है लेट सपोज राउंड शेप का है, कोई मॉलिक्यूल है जो कि ट्रायंगल या प्रिज्म शेप का है, तो आपकी डिफ्यूजन इस स्फेरिकल या राउंड शेप के मॉलिक्यूल की तेज होगी। आप एक फॉर एग्जांपल बॉल लें और ट्रायंगल शेप मिल जाती है वो लें, और दोनों को इस तरीके से स्लाइड करवाएं फर्श पे, तो ये आगे चले जाएगा दूर तक, लेकिन ये थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। तो शेप पे भी आपकी ये डिफ्यूजन डिपेंड करती है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल भी डिपेंड करता है। अगर इररेगुलर है मॉलिक्यूल का शेप तो डिफ्यूजन स्लो हो जाएगी, और अगर ये तो स्लो हो गया। दूसरा, अगर रेगुलर शेप होगा, लाजमी नहीं है स्फेरिकल हो, लेकिन अगर रेगुलर शेप है तो डिफ्यूजन आपकी एज कंपेयर टू इररेगुलर थोड़ी तेज होती है। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपके जो रेगुलर शेप है उनमें डिफ्यूजन फास्टर है, और जो इररेगुलर शेप के हैं उनमें डिफ्यूजन स्लो है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर शेप ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑल द नोट्स में बाद में लिखा है, मैंने आपको ये अब बता रहा हूँ। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, अगर कोई मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो वो डिफ्यूज देर से होगा, ये तो लॉजिकल बात भी है। और अगर कोई मॉलिक्यूल छोटा होगा वो डिफ्यूज जल्दी हो जाएगा। एक आपके पास जगह है जहां पर लोग हम पास करवा रहे हैं, तो छोटे बच्चे हैं वो छोटी जगह से जल्दी निकल जाएंगे, वहीं पे अगर एक बड़ा इंसान है उसे उसी छोटी जगह से निकलना है तो उसको देर लगेगी। टेबल के नीचे आपको बोला जाए बैठने के लिए, बच्चा फौरन जाके बैठ जाएगा। लेकिन आप अगर बैठने जाएंगे तो आपको चोट लग जाएगी, आप एहतियात से बैठेंगे। तो आपके डिफ्यूजन मॉलिक्यूल की, अगर छोटा मॉलिक्यूल है, लेट सपोज यही मॉलिक्यूल अगर छोटे साइज का है तो इसके अंदर आराम से चले जाएगा। लेकिन वहीं पे एक बड़ा मॉलिक्यूल आ जाए तो उसके लिए इतनी जगह ही नहीं है, तो वो डिफ्यूज भी नहीं होगा, कैसे जाएगा? तो आपके साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे भी आपकी डिफ्यूजन मैटर करती है। छोटे साइज के मॉलिक्यूल डिफ्यूजेस फास्टर एज कंपेयर टू लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर जब भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूट जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूट जाएंगी तो इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल आराम से ट्रैवल करेगा, आराम से डिफ्यूज हो जाएगा। तो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वजह उसकी है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स के हैं वो टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, तो आपके मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो जाते हैं जल्दी। और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, ज्यादा होंगी, तो मॉलिक्यूल डिफ्यूज नहीं हो सकेगा। तो यही बात यहाँ पर भी बताई है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और डिक्रीज होता है बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। वजह उसकी मैंने बता दी। तो ये सिंपल सा आपका टॉपिक था डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं, दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी छोटा सा टॉपिक है। मोबिलिटी क्या है? गैसेस में भी पढ़ा था। मोबिलिटी क्या है? मूव करने की एबिलिटी को हम मोबिलिटी कहते हैं। जिस तरह मोबाइल फोन्स हैं आपके, मोबाइल फोन का मतलब क्या है कि आप उसे घर पे रखें, जेब में डालें, बाहर ले जाएं, जहां पर आप जाएंगे वहां पर मोबाइल फोन चले जाएंगे। गाड़ी को मोबाइल कहा जाता है। सिर्फ हमारे पास ये बोला जाता है पुलिस की मोबाइल है, पुलिस की मोबाइल नहीं होता। हर गाड़ी, हर व्हीकल मोबाइल है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की सलाहियत रखती है।
तो हर वो चीज जो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जाने की सलाहियत रखता है विदाउट हैविंग एनी कनेक्शंस। अब अगर मोबाइल फोन लेके जा रहे हैं तो लाजमी तो नहीं है कि आप चार्जर पे कनेक्ट करके ही लेके जाएंगे, और घर से जहां पर भी जाने वहां तक लंबी सी तार बिछेगी आपके लिए। तो इसी वजह से उसका नाम मोबाइल फोन रखा गया है कि घर से निकलेंगे और कहीं पे भी चले जाएं वो आपका एज इट इज डिवाइस चली जाएगी। तो ये डिवाइस एज इट इज अगर आपके पास आ जाती है तो इस वजह से इसको मोबाइल कहा जाता है। तो उसी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी भी है। मोबिलिटी का मतलब द एबिलिटी टू मूव फ्रीली इज कॉल्ड मोबिलिटी। किसी भी जगह पर आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आराम से चले जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जिस तरह गैसेस हैं उसी तरह से लिक्विड भी हैं। गैसेस भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, लिक्विड भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड के पास एज कंपेयर टू गैसेस ये सलाहियत कम होती है। गैस को आप किसी भी कंटेनर में डालें, गैस उसकी शेप अख्तियार कर लेगा, उसी तरीके से लिक्विड है, किसी भी कंटेनर में डालें उसकी शेप अख्तियार कर लेगा। तो मोबिलिटी सिंपल सी ये आपकी बात है सारी। तो एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन ये सारी मैंने आपको बता दी है कि आपके डेफिनेशन आ गया एबिलिटी टू मूव फ्रीली इज कॉल्ड मोबिलिटी। एक्सप्लेनेशन क्या है, आपके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये आराम से मूव हो जाएंगे, और क्योंकि इनके पास फ्री मूवमेंट है ये आराम से इधर उधर फिर सकते हैं जिस तरह गैसेस के पास थी। और जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे उस कंटेनर की ये शेप इख्तियार कर लेंगे। ग्लास में डालेंगे ग्लास की शेप हो जाएगी, बॉटल में डालेंगे बॉटल की शेप हो जाएगी, बर्तन कोई होगा उसकी शेप इख्तियार कर लेंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। तो ये प्रॉपर्टी आपकी इस वजह से कहलाती है मोबिलिटी। और ये अगर फर्श पे भी गिराएंगे तो ये फ्लो करेंगे, बहेंगे। तभी आपके पास जो ग्लेशियर्स होते हैं वो एक जगह पहाड़ पे अटक जाते हैं, वो मूव नहीं करते, लेकिन उसी में से पानी जो निकल रहा है वो बह रहा है और दरिया वगैरह बनते हैं और इवेंचुअली वो समंदर में जाके गिरता है। तो क्योंकि फ्लो जिसमें होता है, फ्लो का मतलब क्या है, मूवमेंट मूवमेंट ऑफ या मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो लिक्विड के पास क्योंकि ये सलाहियत है इस वजह से इनकी प्रॉपर्टी होती है मोबिलिटी की। अब फैक्टर्स क्या क्या हैं, एक तो मैंने आपको एग्जांपल के साथ ही समझा दिया, फैक्टर विच इज ऑफ टेम्परेचर। जब आपका टेम्परेचर कम होगा, यानी कि आपके बर्फ बने हुए जाहिर है माइनस में टेम्परेचर होता है, तो जब कम टेम्परेचर होगा, अब मैं बात लाजमी नहीं है कि बर्फ की कर रहा हूँ या माइनस की कर रहा हूँ, कम टेम्परेचर होगा इनके दरमियान जो फ्लो है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। लेकिन वहीं पे टेम्परेचर ज्यादा करते हैं फ्लो तेज हो जाएगा। डिफ्यूजन में एक एग्जांपल आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। आपने घर पे इस तरह से एक्सपेरिमेंट भी करना है, दो ग्लास लेने, एक में गर्म पानी ले। घर में पानी पीने का अगर डिस्पेंसर वगैरह है उसमें ये फंक्शन होता है गर्म करने का, उसमें एक गर्म करें और वहीं पे आपका ठंडा पानी होता है ठंडा कर लें। तो दो ग्लास लें, एक ग्लास में ठंडा पानी भरें, एक ग्लास में गर्म पानी भरें, और दोनों ग्लास में एक कतरा ब्लू या ब्लैक इंक का डाल दें। आप देखेंगे कि आपके जो गर्म पानी होगा उसके अंदर डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगी। तो आपके डिफ्यूजन में ये टेम्परेचर का जो फैक्टर था वो यहाँ पर मैं आप बता रहा हूँ। इस तरीके से डिफ्यूजन आप चेक भी कर लेंगे टेम्परेचर कम और ज्यादा होने में डिफ्यूजन किस में ज्यादा और किस में कम हो रही है। ज्यादा टेम्परेचर में डिफ्यूजन ज्यादा होगी, आपको बकायदा नजर आएगा, कम टेम्परेचर में डिफ्यूजन कम होगी। उसी तरीके से यहाँ पर मोबिलिटी भी है। मोबिलिटी क्या है, लिक्विड आपके पास स्लोली ट्रैवल करेगा अगर ठंडा होगा, और अगर गर्म होगा तो स्पीड में ट्रैवल करेगा। तो टेम्परेचर एक आपके पास है, मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पे, और आपके मूवमेंट स्लो हो जाती है बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो आपके जो टेम्परेचर जब भी इंक्रीज होगा लिक्विड में तो उसके मॉलिक्यूल की मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी। इसको हमेशा इन द लाइट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी समझा करें कि ये मॉलिक्यूल बेचारा एक अकेला पड़ा हुआ है। जब आप नीचे इसको टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर कैसे देंगे, नीचे आग जला देंगे, तो इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, ये क्या करेगा वहां से दूर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर मैं आग जला दूं तो आप आग से दूर भागेंगे। एक आपका दोस्त है वो आपको छेड़ने के लिए आपके पीछे पीछे आग लेके आ रहा है, आप क्या करेंगे, वैसे ही आगे आगे भागते रहेंगे। तो जैसे जैसे आपके पीछे आग आती रहेगी, एक वक्त आएगा कि आपको सड़क पे या कहीं पे भी पड़ा हुआ पत्थर मिलेगा और आप उस दोस्त के सर पे जाके मार देंगे। ये क्या हरकतें कर रहे हो। तो क्योंकि आप ऐसा कर नहीं सकते, आप ऐसा सोच सकते हैं, तो उसी तरीके से ये भी बेचारे कुछ कर नहीं सकते उस आग का। ये क्या करते हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं फ्रॉम लिक्विड इनटू गैसेस। ठीक है, तो हर चीज को अंदर लाइट ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखा करें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बिहाफ पे देखा करें।
तो आपके पास यहाँ पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाहिर है ये तेजी से ट्रैवल करेंगे, इनके पास एनर्जी ज्यादा आएगी, ये भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर इंसान भागता नहीं रह सकता, हर इंसान को किसी पॉइंट पे आराम चाहिए। तो लिक्विड भी इंसानों की तरह है, इनको हर वक्त आराम चाहिए। काहिल कामचोर तरीके के ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको बस बैठे रहना है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही इनके पास एनर्जी आती है कोशिश करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं, और निकालने के लिए इनको हरकत करनी पड़ती है, मूव करना पड़ता है। तो ये सिंपल आपके पास फैक्टर है एक टेम्परेचर का। दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो आपका लिक्विड फ्लो कैसे करेगा। शहद और पानी की एग्जांपल लें तो शहद में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, तभी चम्मच में डालेंगे देर से गिरेगा, और वहीं पे पानी लें और चम्मच उल्टा करें फौरन गिर जाएगा। तो आपके जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसमें ज्यादा है, मोबिलिटी यानी एबिलिटी टू मूव फ्रीली या फ्लो, ये स्लो हो जाता है। और जो दूसरा है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, वो तेजी से ट्रैवल करता है। तो ये आपके पास सिंपल सा अफेक्ट इसको कह लें, फैक्टर्स कह लें। तो मोबिलिटी इंक्रीज होती है बाय डिक्रीजिंग इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, मोबिलिटी बढ़ जाएगी, मूव करना शुरू कर देंगे। और अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो आपके पास मोबिलिटी कम हो जाएगी, मूवमेंट इनकी स्लो हो जाएगी। तो ये आपके पास सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी थी आपके सिलेबस के मुताबिक। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? अब बेटा इसके बाद आ जाए डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या है, जिस तरह गैसेस में पढ़ा उसी तरीके से यहाँ पर भी है। डेंसिटी आपने पढ़ रखा है कि मेरे पास डेंसिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब जो काम गैसेस में पड़ा सेम काम यहाँ पर वैसे ही होगा। गैसेस में आप क्या कह रहे थे कि आपने एक कंटेनर लिया, लेट सपोज वो आपके पास 1 मीटर क्यूब था, ये आप कोई भी एक कंटेनर लें जिसकी डायमेंशन 1 मीटर बाय 1 मीटर हो, उसको आप कहते हैं 1 मीटर क्यूब। ये कमरा लेट सपोज है, इसके कमरे में जिस तरह से लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, उसी तरीके से आप एक बर्तन लें, उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी, उसके अंदर पानी डालें या कुछ भी डालें, तो 1 मीटर क्यूब में कितना किलोग्राम वो चीज आ रही है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी अगर आप गैसेस में जाएं तो वहां पर आपने डिफाइन किया था प्रॉपरली कि आप इसको कह रहे थे द डिग्री ऑफ डेंसिटी की डेफिनेशन जो आपने पीछे पढ़ रखी है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस और क्लोजनेस। तो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस एंड क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल, जाहिर सी बात है, इज कॉल्ड डेंसिटी। अब डेफिनेशन तो वही है, लेकिन अब मैथमेटिकली अगर डिफाइन करें तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास कितना मास आ रहा है, द अमाउंट इन किलोग्राम या द मास ऑफ एनी सब्सटेंस इन किलोग्राम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मेरे पास 1 मीटर क्यूब में, अब यहाँ पर मैं मीटर क्यूब कहूँ या डेसीमीटर क्यूब कहूँ या कोई भी कहूँ, एक हम यूनिट फिक्स कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है, जिसको ऐसा यूनिट सिस्टम कहा जाता है, उसमें स्टैंडर्ड माना है मीटर क्यूब को, तो हम यहाँ पर 1 मीटर क्यूब कहेंगे। तो 1 मीटर क्यूब में कितना किलोग्राम कोई सब्सटेंस आ रहा है, पानी की मिसाल देंगे अगर, तो ऑलमोस्ट 1 किलोग्राम आ जाता है 1 मीटर क्यूब में पानी। दूध की मिसाल लें, दूध आपके पास कोई और वैल्यू रखेगा। आप किसी और लिक्विड की मिसाल लें, आप कोई फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल ले लें, आप कोई और ऑयल ले लें, घर में जो आपका कुकिंग ऑयल है वो ले लें। तो ऑयल की डेंसिटी क्योंकि कम होती है पानी से, ऑयल इज लाइटर देन लिक्विड। पानी के ऊपर आप ऑयल डाल दें तो ऑयल ऊपर तैरेगा, ऑयल के ऊपर पानी डाल दें तो ऑयल नीचे से ऊपर आ जाएगा। तो ऑयल क्योंकि हल्का है वो आपके पास ऊपर आ जाता है। तो जो चीज हल्की है इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम है, और जो चीज भारी है उसका मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो यही आपकी डेफिनेशन यहाँ पर है, डेंसिटी लिक्विड की डिफाइन की जाती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यही आपके पास डेंसिटी की डेफिनेशन पीछे भी पड़ी थी गैसेस के अंदर। अब एक्सप्लेनेशन मैंने आपको वैसे बता दिया है, एक्सप्लेनेशन क्या है, लिक्विड के अंदर लिक्विड की बात हो रही है अभी। तो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अगर मैं ऐसी बर्तन के अंदर गैस मॉलिक्यूल लेता तो एक मॉलिक्यूल यहाँ होता तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ होता, तीसरा मॉलिक्यूल किसी और कोने पे होता। लेकिन लिक्विड में मॉलिक्यूल्स आपस में करीब होते हैं, दूर नहीं होते एज कंपेयर टू गैसेस।
तो आपके पास इसी वजह से गैसेस में वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, लेकिन लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड में आप अगर ये वाला बर्तन लें या आप अपने ग्लास में डालें या किसी बॉटल में डालें, तो जो भी कंटेनर की शेप होगी उस कंटेनर के मुताबिक लिक्विड अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, और फिर उसके मुताबिक जितना भी वजन आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी उसका इन किलोग्राम मास आ रहा होगा, आप उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, वो उसकी डेंसिटी आ जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन आपके पास यहाँ पर यही लिखी हुई है डेंसिटी के अंदर, कि आपके लिक्विड जो है वो गैसेस के मुकाबले ज्यादा भारी है। ये सारी बातें जो भी बताएं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्योंकि आपके पास ये करीब क्लोजली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स, उस वजह से इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बार बार बना के दिखाता हूँ कि ये मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो इनके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। लिक्विड में वो मौजूद है, गैसेस में ना होने के बराबर है, और है भी तो बहुत कम है। तो यहाँ पर आपके पास एक्सप्लेनेशन में सारी बातें जो लिखी हैं वो यही सारी बातें लिखी हैं। आपके लिक्विड्स को जिस तरह से आपने गैसेस में पढ़ा था कि एक प्रॉपर्टी थी कंप्रेशन की, लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड को आप कंप्रेस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक तो ये करीब मॉलिक्यूल्स हैं, और जब आप इनको कंप्रेस करेंगे तो ये इतनी कम जगह रखते हैं, कंप्रेस तब भी होंगे लेकिन इतना कम होंगे कि बिल्कुल वही मिसाल है कि आप फॉर एग्जांपल बैठे हुए, आपका एक यहाँ पर क्लास में 5 बच्चों के बैठने की जगह है, मैं ज्यादा छठे बच्चे को बिठा दूंगा। अगर 7वें बच्चे को बिठाना हुआ तो नहीं बिठा सकता। चलें कुछ करके बिठा भी दिया तो इससे ज्यादा मजीद और बच्चे बैठ नहीं सकते, लेकिन वहीं पे पूरा कमरा आपके पास खाली पड़ा हुआ है और आप एक या दो ही बच्चे, तो आप कहीं पे भी बैठे, आपके पास पूरी जगह खाली है। गैसेस के पास भी यही मिसाल है। तो इनके दरमियान क्योंकि जगह बहुत थोड़ी है, आप कंप्रेस करके वो जगह कम कर भी लेंगे तो इतनी थोड़ी सी कम होगी, हम कहते हैं कि निगलेक्ट कर दें। पेट्रोल डलवा रहे हैं और आपने फॉर एग्जांपल पेट्रोल डलवाया, उसमें आपके पास बिल बना, लेट सपोज हम कोई भी रैंडम फिगर लेते हैं, 1590 रुपए। 10 रुपए आप कहेंगे कभी कभार दे दो, कभी देर होगी होगी छोड़ दो, चलें 10 रुपए तो फिर थोड़ी बड़ी वैल्यू हो जाती है। आपके पास 1599 रुपए का बिल बना, तो पेट्रोल आपने डलाया 1599 रुपीज का। अब क्या आप उससे कहेंगे कि मुझे 1 रुपए का सिक्का भी वापस चाहिए? अब अगर आपको देर हो रही है, किसी जगह पर आपने पहुंचना है, आप 1 रुपए को छोड़ देंगे, मैं तो 10 रुपए को भी छोड़ दूंगा अगर मुझे कहीं अर्जेंट पहुंचना है। बाद में मैं किसी तरीके से उसके पास जाके 10 रुपए की बात कर लूंगा कि आपने कम डाला, दोबारा डाल, क्योंकि 10 रुपए मायने रखते हैं, पैसा 1 रुपए भी बहुत कीमती है। लेकिन हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि हम निगलेक्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं है, मुझसे आप 1 रुपए ले लो, किसी और को आप 1 रुपए दे देना। कोई आपसे दूसरा पेट्रोल डलवाने को आए 1600 रुपए का, आप उसको 1601 रुपए का डाल देना, कोई मसला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं उस छोटी वैल्यू को। तो उसी तरीके से जो यहाँ पर वैल्यू आपके पास आएगी थी, अगर आपने लेट सपोज, अभी मैं आगे टेबल दिखाऊंगा, उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो इतनी निग्लेजिबल होगी, आप उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्योंकि लिक्विड के बहुत क्लोजली पैक होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनमें स्ट्रांग होती है, ज्यादा होती है, जिस वजह से ये कॉम्पैक्ट नहीं हो पाते, और कॉम्पैक्ट ना होने की वजह से ये एक्सपेंड भी नहीं हो पाते। ज़ाहिर है मैं तो कहूँ कि ये इनको कॉम्पैक्ट करना चाह रहा हूँ, 5 बच्चों की जगह छठा बिठाना चाह रहा हूँ, लेकिन एक बच्चा एक बच्चे की ही जगह लेगा। एक बच्चे को 2 स्टूडेंट्स की जगह भी मैं दे दूं अगर, तो वो बैठेगा तो एक स्टूडेंट की जगह पे। क्लास में मेरे सामने कोई लेट के पढ़ तो सकता नहीं है, तो अगर कोई लेट के पढ़ना चाह रहा है और 5-6 बच्चों की जगह कंज्यूम करेगा, तो उससे बेहतर है घर जाके बिस्तर पे सो जाए। तो आप कंज्यूम तो एक ही मॉलिक्यूल की जगह करेंगे, लेकिन आपके पास जगह बेशक ज्यादा हो या कम हो, आपने उतनी जगह कंज्यूम करनी है। लिक्विड के साथ भी यही है, जगह बेशक ज्यादा दे दें, इस्तेमाल तो उतनी जगह करेंगे ना। आप एक गिलास पानी 1 लीटर की बोतल में डाल दें, वो 1 लीटर की बोतल में डालने के बाद पानी 1 लीटर तो नहीं हो जाएगा, वो एक गिलास ही रहेगा। आपके मेहमान आए हैं, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं आप, और कोल्ड ड्रिंक लेट सपोज 1 लीटर की लेके आए हैं, और 1 लीटर में फर्ज करते हैं 4 गिलास निकले, तो आप ये कहें कि नहीं मैं 4 के बजाय 5 बना लूंगा, बना के दिखा दें। हाँ, ग्लास का साइज छोटा कर दें तब तो एक अलग बात है, लेकिन और ये भी कर सकते हैं कि हर ग्लास में एक एक घूंट पी लें, मेहमानों को झूठा पिला दें, तब तो पॉसिबल है। लेकिन वो जितनी अमाउंट आएगी
वो उतनी अमाउंट में मेहमानों के सामने आगे कर देंगे। लिक्विड कम ज्यादा नहीं हो सकता, और ये आप नॉर्मली देखते भी हैं। एक गिलास पानी पड़े पड़े 2 गिलास नहीं हो जाएगा, वो आपका 1 गिलास का ही रहेगा। हाँ, उसमें एवेपोरेशन हो जाए तो 1 गिलास से कम हो जाएगा, लेकिन वो 1 गिलास ही रहेगा। तो ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना ये एक्सपेंड होते हैं, इस वजह से जो कंटेनर का शेप है वही रहता है, और इनके जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होती, गैसेस में चेंज हो जाती है। गैस को आप एक इस कमरे में जितनी गैस है उसको एक छोटे से डिब्बे में भी बंद कर सकते हैं, लेकिन इस छोटे से डिब्बे में जो पानी है वो इस पूरे कमरे में फैला नहीं सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 1 गिलास पानी लेके जाऊं और स्विमिंग पूल में डालूं, पूरा स्विमिंग पूल भर जाए। अगर ऐसा हम सोच सकते हैं तो हमारी सोच की हद तक है ये, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी गैसेस में ऐसा हो सकता है। 1 गिलास में गैस कॉम्पैक्ट करके भर दें और उसे एक कमरे में जाके खोल दें। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके एयर फ्रेशनर्स। एक सिलेंडर है, पूरा सिलेंडर कमरे में खाली कर दें, आपको सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी, इतनी तेज स्मेल हो जाएगी। लेकिन हाँ, वो एक सिलेंडर का जो आपने यहाँ पर कमरा खाली किया है गैस को, तो वो उस सिलेंडर के बराबर पूरे कमरे में गैस फैल चुकी है। तो गैस में वॉल्यूम एक्सपेंड हो सकता है, लिक्विड में वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं हो सकता, जिसकी वजह से डेंसिटी लिक्विड की चेंज नहीं होती। इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, और अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ही हम इसको रखते हैं। यही सारी बातें यहाँ पर बताई हुई हैं। मैथमेटिकली मैंने लिख दिया, किताब ने डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप किताब को फॉलो करेंगे। किताब में जो लिखा है आपने एग्जाम में वही लिख के आना है। तो आगे चल के आप इसको भी क्योंकि इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए मैंने पहले से बता दिया। फैक्टर्स पे आ जाएं। फैक्टर्स क्या हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर, जब भी आप किसी लिक्विड का बढ़ाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगी। पानी के अंदर लेट सपोज या कोई भी और लिक्विड ले लें, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ब्रेक होंगी तो मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स दूर होंगे तो इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। आप लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो उसी मुताबिक अगर मास कांस्टेंट होगा तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी कम होगी, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये अभी आप टेबल पे आ जाएं। टेबल अपनी किताब में देखें, उसके अंदर आपको वैल्यूज बता रखी हैं कि मेरे पास है डिफरेंट टेम्परेचर्स डेंसिटी कम और ज्यादा हो रही है। तो आपके पास यहाँ पर किताब के अंदर देखें 0 डिग्री पे है, फिर 30, और इस तरह से दीगर आपके पास और भी मौजूद हैं टेम्परेचर्स। तो लेट सपोज यहाँ पर 0 पे हम डेंसिटी ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, तो इट इज 0.99984। 30 डिग्री पे 0.99565 कम हो गई, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपके टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम हो रही है। तो ये पहला फैक्टर है टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाते हैं डेंसिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर कम करते हैं डेंसिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप उल्टा पढ़ना शुरू कर दें, 90 डिग्री पे आपके पास 0.96535 ये वैल्यू है, और 0 यानी आपने 90 से 0 कम किया टेम्परेचर, तो आपकी डेंसिटी बढ़ गई। तो टेम्परेचर कम करेंगे डेंसिटी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी कम होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। टेम्परेचर कम करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो वॉल्यूम श्रिंक होगा, कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सिंपल सा रीजन है जिसकी वजह से आपके पास ये जो टेम्परेचर है ये चेंज हो जाता है। तो एक तो टेम्परेचर इसका फैक्टर है, दूसरा आपके पास इसका प्रेशर है। तो टेम्परेचर अब किताब के लिहाज से बता रहा हूँ, आपके पास जो लिक्विड है टेम्परेचर से, वैसे अगर आप टेबल पे दोबारा देखें तो आपकी जो क्वांटिटी है, वैल्यू है डेंसिटी की, वो बहुत कम मिकदार में चेंज हो रही है। तो इस कम मिकदार में चेंज को हम कहते हैं कि निग्लेक्ट कर दें, 0.99 को हम 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो हम कहते हैं चाहे 0 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 100 हो, 100 तो खैर नहीं, 90 हो, तो सब में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1 के बराबर आ रही है। तो क्योंकि बहुत थोड़ी मिकदार में डेंसिटी कम ज्यादा होती है, लेकिन हम इसको बड़ी पिक्चर में देखें, लार्ज स्केल में देखें, तो इट इज ऑलवेज कांस्टेंट।
हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम घुस के देखेंगे डिटेल में, तो हमें नजर आएगा कि हमारा जो टेम्परेचर कम ज्यादा करते हैं, डेंसिटी उससे इतना अफेक्ट नहीं होती वैसे, लेकिन फिर भी होती है। तो लेस अफेक्टेड है लेकिन अफेक्टेड तो है। वही चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपके पास डेंसिटी डिक्रीज होगी। रीजन पूरा किताब ने लिखा है, बताना है। किताब ने ये चीज ऐड नहीं की तो आप ये भी ऐड कर दें, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो डेंसिटी का क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। प्रेशर पे आ जाए, प्रेशर का पॉइंट मैं वैसे क्लियर कर चुका हूँ, अब इसको जल्दी पढ़ लें फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। प्रेशर क्या है, आपके पास जब इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर दो चीजों से हो सकता है, या तो कंप्रेस करें या एक्सपेंड करें। प्रेशर ज्यादा डालेंगे कंप्रेस होगा, प्रेशर कम करेंगे एक्सपेंड होगा। जब आप इस पे प्रेशर डालेंगे, ज्यादा करेंगे, तो आपके प्रेशर अप्लाई करने का मतलब है कंप्रेस करना, तो लिक्विड कंप्रेस नहीं होता। प्रेशर अप्लाई करेंगे भी तो आपके जो लिक्विड है वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो आपके जो लिक्विड्स हैं दे आर स्लाइटली अफेक्टेड बाय प्रेशर। आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह पढ़ लिया है, तो वहां पर आप क्यों लिक्विड वाटर को भी इस्तेमाल करते हैं, और भी आपके लिक्विड है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। आपके जो ब्रेक सिस्टम है गाड़ी का, उसमें लिक्विड डलता है, ऑयल डलता है, ब्रेक ऑयल उसको कहा जाता है। तो ब्रेक ऑयल क्या है, लिक्विड है। हम उसे इस्तेमाल करते हैं, वजह उसकी है कि प्रेशर अप्लाई करते हैं तो लिक्विड कंप्रेस नहीं होता, और प्रेशर अगर कम भी करेंगे तो लिक्विड रिड्यूस नहीं होता, लिक्विड आपके पास एक्सपेंड नहीं होता। तो यहाँ पर आपके प्रेशर अप्लाई करते हैं, इंक्रीज इन प्रेशर लिक्विड्स के ऊपर, तो आपके क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। जिस तरह टेम्परेचर के चेंज करने से इतना फर्क नहीं आ रहा था, वैसी डेंसिटी के साथ है, लेकिन फिर भी आता तो है। आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे। मॉलिक्यूल करीब आएंगे तो आपकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी क्यों बढ़ेगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा। मॉलिक्यूल आपके जब कम हो गए तो साला वॉल्यूम कम हो गया, श्रिंक हो गया। मेरे पास यहाँ पर 5 बच्चे एक जगह बैठे हैं, मैं एक और छठे को बिठा दूं, तो मैंने उसी सेम वॉल्यूम में ज्यादा लोग बिठा दिए, मास ज्यादा हो गया। तो इस तरह से सीख लें कि मास बढ़ जाएगा, तो जब मास ज्यादा होगा डेंसिटी ज्यादा होगी, मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी। या इस तरह से समझें, जब आपके मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी बढ़ जाएगी। उल्टा इसी का, जब प्रेशर कम करेंगे डिक्रीज इन प्रेशर आएगा, डिक्रीज इन प्रेशर क्या करेगा, वॉल्यूम को एक्सपेंड करेगा। आप यहाँ पर बैठे में 5 बच्चे बैठे हैं, मैं 2 हटा दूं 3 बिठा दूं, तो क्या होगा, 3 खुले बैठ जाएंगे। तो आपने क्या किया, वॉल्यूम अपना एक्सपेंड किया। और जब वॉल्यूम एक्सपेंड करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एक्सपेंड का मतलब इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम विल रिड्यूस द डेंसिटी, डिक्रीज कर देगी डेंसिटी को। तो ये आपके सिंपल से फैक्टर्स थे जो कि काफी डेप्थ में मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। यहाँ जो जुमला लिखा है वो यही सारी बातें लिखी हैं, और यहाँ एक जुमला मेंशन किया हुआ है, लिक्विड्स आर नॉट रेडिली कंप्रेस्ड ड्यू टू द, जो आपकी डेंसिटी चेंज हो रहा है ये नेग्लिजिबल होती है। तो बिकॉज डेंसिटी चेंज इज नेग्लिजिबल इन लिक्विड्स, देयरफॉर चाहे प्रेशर बढ़ाएं या कम करें तो आपके डेंसिटी के अंदर चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल का मतलब हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास में एक बच्चा हर वक्त बातें करता रहता है और टीचर उसको पढ़ाते वक्त निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन जब वो एनवायरनमेंट खराब करेगा, उस एक बच्चे की वजह से ज्यादा चीजें खराब होना शुरू हो जाएंगी, तो अब वो नेग्लिजिबल नहीं रहेगा। तो जैसे ही लिक्विड आपके गैस में कन्वर्ट होंगे, अब वो नोटिस किए जा रहे हैं। जैसे ही क्लास में बच्चा चीखना शुरू कर देगा, पागल हो जाएगा, वो नोटिस में आ जाएगा। उसी तरीके से अब ये लिक्विड अगर गैस में या सॉलिड में तब्दील हो गया, अब ये नोटिस में आ जाएंगे, नजर में आ जाएंगे, इसको हम देख सकते होंगे, चेंज इसमें आ रहा होगा, जिस वजह से अब इनकी प्रॉपर्टीज लिक्विड की उस पर अप्लाई नहीं होंगी। तो जो कुछ अभी हमने पढ़ा ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड थी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड सारी की सारी सिर्फ लिक्विड के लिए वैलिड है। इससे मिलती जुलती आपने गैसेस में पढ़ ली है बेशक, लेकिन गैस की प्रॉपर्टीज और लिक्विड की प्रॉपर्टीज दोनों की एक्सप्लेनेशन में बहुत फर्क है, क्योंकि दोनों फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत फर्क है। तो ये सिंपल सा आपके पास पॉइंट था, लास्ट टॉपिक था लिक्विड का। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा सॉलिड का, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको लिक्विड का सारा काम करवा दिया है, अगर किसी को कंफ्यूजन है यहाँ तक तो वो डिस्कस कर लें।